हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने क्लास 12th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना, वो संबंध एवं फलन। और संबंध एवं फलन पर हम लोगों ने ऑलरेडी, है ना, क्या लेक्चर, 4 लेक्चर कवर कर लिया है। और उन चारों लेक्चरों में हमने क्या बेहतरीन अंदाज में, है ना, रिलेशन को समझा। और रिलेशन में भी क्या समझा, तो बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन को समझा है। जो हमारा क्लास 11 में छूट गया था या किसी कारणवश हम उसको नहीं पढ़े थे या पढ़े भी थे तो याद नहीं था, उस चीज को हम लोगों ने कवर किया है। कहाँ कहाँ कवर किए हैं? कवर किए हैं वही 4 पार्ट में, है ना। तो अगर आप क्लास 11 में कुछ नहीं पढ़े हैं, है ना, तो भी आप वहां से अगर लेक्चर देखते हैं तो आपको एक एक चीजें समझ में आएगी, है ना। देखिए, बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास 11th नहीं पढ़ते हैं, या फिर अगर पढ़ते भी हैं ना तो वो चीजें भूल जाते हैं। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि हम आपको इस तरह से पढ़ाएं, है ना, कि अगर आप क्लास 11 में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरा मोटिव ये रहता है ना। और हम इसी पर्पस के साथ, है ना, और इसी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे, एक एक मतलब एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे और एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे। तो बस आप लोग का क्या जरूरत है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं चुपचाप आप उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके चीजों को आप बार बार रिवाइज कीजिए और फिर उस पर जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब आपको चीजें एकदम बेहतरीन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप चीजों को समझ करके पढ़ते हैं तो आपको वे चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। लेकिन अगर आप चीजों को रट करके पढ़ेंगे तो आप उस समय पश्चात उस चीजों को भूल जाइएगा। होता है दो चीजें, एक चीजों को समझ करके पढ़ना और एक चीजों को रट करके पढ़ना। तो चीजों को रट करके नहीं पढ़िए बल्कि समझ करके पढ़िए, ताकि चीजें आपको बहुत ज्यादा समय तक याद रहे, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इसके पहले के लेक्चर ना देखे हैं तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले जाकर के उस लेक्चर को देखिए और तब इस लेक्चर को देखिए, आपको आनंद आएगा, है ना। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हमको छत पे जाना है तो छत पे एक पे कूद के तो छत पे नहीं ना चल जाएंगे। तो हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी को तय करना पड़ेगा, तब अपन जाके मंजिल पर पहुंचेंगे, छत पे पहुंचेंगे। उसी प्रकार से अगर हमको हमारा मंजिल तक पहुंचना है तो हमको धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम एक पे एक आगे मंजिल पर पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। एक पे एक आज तक कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हुआ है, कोई भी इंसान अपने मंजिल को प्राप्त नहीं किया है। तो अगर आपको भी अपना मंजिल प्राप्त करना है, अर्थात आपको भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको भी डेली मेहनत करना पड़ेगा और एकदम स्टार्टिंग से ध्यान से मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में, है ना, एक आध महीना पढ़ के अच्छा कर जाएंगे, नहीं। हाँ, आप पास हो सकते हैं लेकिन अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, है ना, क्या किया था, हमने बताया था कि जो ये चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये क्लास 11 के भी सिलेबस में है और ये क्लास 12 के भी सिलेबस में है ना। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 के भी सिलेबस में है, क्लास 11 के सिलेबस में भी ये चैप्टर है और यही चैप्टर क्लास 12 के भी सिलेबस में है, क्लास 12th के भी सिलेबस में चैप्टर है ना। 11th के सिलेबस में क्या है जी, तो जब 11th के सिलेबस में देखा जाए तो 11th के सिलेबस में पढ़ना है हमको बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन। वहां पे क्या पढ़ना था, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस, है ना। और यहाँ पे जो हमको पढ़ना है क्लास 12th में रिलेशन जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट, मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला संबंध पढ़ना, एक ही समुच्चय पर। बाकी रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज रिक्वेस्ट में रहेगा आप देखिए, है ना। क्योंकि रिलेशन ऑन अ सेट का जो कॉन्सेप्ट था हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ना। और हम लोग जो क्लास 11 की जो चीजें थी, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन, इसको हम लोगों ने एकदम बेहतरीन अंदाज में कवर कर लिया है। तो इसको हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। थोड़ा सा हम आप लोगों को रिलेशन ऑन अ सेट का के बारे में बता देते हैं, लास्ट हम वही क्लास छोड़े थे।
है ना। वहीं से अगर आगे बढ़े हम, तो थोड़ा सा हम आपको रिलेशन ऑन अ सेट से परिचित करा देते हैं। क्या रिलेशन ऑन अ सेट ना, रिलेशन ऑन अ सेट किसी समुच्चय पर परिभाषित, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला संबंध, परिभाषित होने वाला संबंध। आराम से समझते हैं क्या होता है कोई समुच्चय पर पहुंचा परिभाषित वाला संबंध क्या होता है। तो अगर किस समुच्चय पर परिभाषित होने वाले रिलेशंस के बारे में बात किया जाए, थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, और अगर आप चीजों को समझे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे मान लीजिए रिलेशन सेट का इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको अगर समझें, इसका अगर मीनिंग समझे, इसका अगर अर्थ समझे, इसका मीनिंग होता है रिलेशन ऑन सेट का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी सेट का उसी सेट पर, किसी सेट का उसी सेट पर परिभाषित होना संबंध, मतलब आपको सिर्फ एक सेट देगा और उसका उसी सेट के ऊपर जो रिलेशन परिभाषित होगा उसी को बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी समुच्चय का उसी समुच्चय पर, है ना, किसी समुच्चय का, इसका मतलब है कि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला संबंध, उसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला संबंध, परिभाषित होने वाला संबंध, ठीक है जी, किस समुच्चय का उसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला संबंध, ठीक है चीजें। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है ना, माना कि ए एक समुच्चय है, ए क्या है, समुच्चय है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई सेट ए है ना, और इस पर एक रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया, रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन किया गया कि आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। समझ में आया, मतलब इस सेट का इसी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया आर। समझ में आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में जो आर सेट ए से ए पर ही डिफाइंड किया गया है, तो उस कंडीशन में इसी चीज को जो है ना, यही चीज को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, एक सेट पर परिभाषित होना संबंध, है ना। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है, एक सेट का उसी सेट के ऊपर परिभाषित होना संबंध, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग सेट नहीं है, यहाँ पे एक ही सेट है और उसी सेट का उसी सेट के ऊपर क्या परिभाषित हो रहा है, संबंध परिभाषित हो रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। यही जो चीज है, इसी का मतलब यही, इसी को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, इसी को बोलते हैं। क्लियर है चीजें जी। अगर आपको चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे रिलेशन डिफाइंड होगा, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए था, है ना, ए है सेट, है ना, मान लीजिए इसमें एलिमेंट है ए बी और सी, तो जाहिर सी बात है इसमें भी एलिमेंट रहेगा ए बी और सी, एक ही सेट ही है जी। और इस सेट का इसी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, है ना। मान लीजिए सेट ए है तो इधर भी सेट ए है और इससे इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, ठीक है ना। कैसे डिफाइन किया गया है, सपोज डेट मान लीजिए कि ए जो है ना ए से कनेक्टेड है ना, बी जो है बी से कनेक्टेड है और सी जो है ये भी बी से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ मान लीजिए हो सकता है कनेक्टेड। तो इस कंडीशन में जो चीजें लिखी गई है ना, यही क्या है, सेट ए का सेट ए के ऊपर ही संबंध है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब समझ में आ गया। तो हमको जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का जो प्रकार हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है एक ही सेट के ऊपर कितनी प्रकार की रिलेशन परिभाषित की जा सकती है।
जैसे मान लीजिए हमको अगर एक सेट दिया ए, तो इस सेट का इसी सेट के ऊपर हम कितने प्रकार के संबंध परिभाषित कर सकते हैं, हमको वही पढ़ना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट में मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि हमको दो अलग अलग सेट के बीच में परिभाषित होने वाले संबंध का प्रकार पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको दो अलग अलग सेट के बीच में परिभाषित होने वाले संबंध का प्रकार नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको पढ़ना है एक ही सेट के ऊपर परिभाषित होने वाले संबंध का प्रकार पढ़ना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा चीज है। तो आज से ही अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि हमको दो अलग अलग सेट के बीच परिभाषित होने वाले संबंध का प्रकार पढ़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक ही सेट का उसी सेट के ऊपर हम कितनी तरीका के संबंध परिभाषित कर सकते हैं, उसी को पढ़ना है। ठीक है ना, तो आज से अपना दिमाग में ये बात डाल लीजिए, सेट कर लीजिए। तो हम अब आगे जो बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, है ना, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार। क्या, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले या परिभाषित किए जाने वाले, है ना, किसी समुच्चय पर परिभाषित किए जाने वाले किसी समुच्चय पर परिभाषित किए जाने वाले संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, है ना। तो कोई भी समुच्चय पर आप कितने तरह के संबंध परिभाषित कर सकते हैं, उसी के टाइप्स के बारे में हमको स्टडी करना है। मिनट, है ना। तो आप लोग इसी को आप ध्यान से देखिए, आपको चीजें एकदम समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा, जो भी हम हेडिंग लगाते हैं आप लोग भी हेडिंग मेरे साथ लगा लीजिएगा, है ना। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको कोई सेट दे दिया जाएगा, कोई भी एक ही सेट दिया गया, तो आप उस सेट पर कुल 5 तरह के संबंध परिभाषित कर सकते हैं। क्या तरह का, 5 तरह का। जैसे मान लीजिए दो परिवार हैं, तो दो परिवार हैं, तो उन दो परिवारों में भी अलग अलग संबंध होता है, लेकिन यहाँ अलग अलग परिवार की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेट का बात हो रहा है। तो अगर आपको एक सेट दे दिया जाए, तो आप उस सेट पर कुल 5 तरह के संबंध परिभाषित कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि क्या बोलेंगे कि किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंधों को, किसी समुच्चय मतलब एक ही समुच्चय, है ना, किसी समुच्चय पर पर कुल 5 प्रकार के संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई भी समुच्चय है, तो उस पर कुल आप 5 प्रकार के रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या है जी, कौन कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहला जो रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। आराम से देखिए, टेंशन नहीं है। सबसे पहला होता है तत्समक संबंध, है ना। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका स्वतुल्य संबंध, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य
स्वतुल्य संबंध, है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सम्मित संबंध। तीसरा क्या होता है? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बस सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। चौथा जो होता है, चौथा होता है संक्रमक संबंध, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, संक्रमक, संक्रमक संबंध। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। और लास्ट जो होता है पांचवा, वो होता है वो क्या? समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध, है ना। यहाँ पे स्वतुल्य है, यह समतुल्य, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। अब यही पांचों को हमको बारी बारी से डिस्कस करना है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो पांचों है एक ही सेट पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार हैं। तो इतना आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि इन पांचों को जब हम पढ़ेंगे तो एक ही सेट पर सबको परिभाषित किया जाएगा, अलग अलग सेट नहीं आएगा। समझ में आ रहा चीज है ना। तो अगर इसी के बारे में बात करें अपन, है ना, तत्समक संबंध के बारे में, क्या सॉरी, हाँ, सबसे पहले बात करेंगे तत्समक संबंध के बारे में, उसके बाद बात करेंगे स्वतुल्य संबंध के बारे में, फिर समित, एक एक करके अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और सब जो है ना, चारों सॉरी पांचों जो लिखा गया सब है क्या है? रिलेशन ऑन अ सेट। क्लियर है जी चीजें। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए तत्समक संबंध, जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। और मस्त क्या समझेंगे अपन इसको। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, है ना, जिसको क्या कहा था? जिसको कहा था आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। देखिए आइडेंटिटी होना जरूरी है जीवन में, आप लोग समझ रहे होंगे ना। जीवन में क्या होना जरूरी है? आइडेंटिटी होना जरूरी है। किसको बोलेंगे तत्समक संबंध, बताइए। डिफिनेशन तो खैर बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझते हैं चीजों को। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है? सिंपल वे में अगर बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन आर है, और वो जो रिलेशन है उस सेट ए से ए में परिभाषित है। मान लेते हैं कोई सेट है ना, क्या कोई दिक्कत है? आराम से समझते चलिएगा। क्या बोलते हैं? मान लेते हैं मेरे पास, माना कि ए एक क्या है? ये एक क्या है? समुच्चय है। ठीक है, मान लेते हैं। और ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया, आर या रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, ऐसा डिफाइन किया गया। तो आर जो रिलेशन सेट ए से ए पर डिफाइंड किया गया है ना, ये रिलेशन आखिर में तत्समक कब होगा? आइडेंटिटी कब होगा? देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, और रिलेशन कभी भी पढ़ते हैं तो रिलेशन, कोई भी सेट के बीच में अगर रिलेशन होता है तो रिलेशन का मतलब क्या है? उसके एलिमेंट के बीच रिलेशन पढ़ा जाता है। चाहे आप एक सेट के बारे में पढ़े या दो सेट के बारे में, अगर दो सेट के भी बीच में रिलेशन देखा जाता है तो क्या देखा जाता है? उसके एलिमेंट का रिलेशन देखा जाता है कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। एक सेट में भी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। क्लियर है जी चीजें। तो यहां पर अगर बात करें तो जो आर रिलेशन है जो सेट ए से ए में परिभाषित किया गया है, तो आखिर जो ये आर रिलेशन आइडेंटिटी कब बनेगा? तो देखिए अपना आइडेंटिटी बचा के रखना बहुत जरूरी है। कैसे आप बताइए।
अपना आइडेंटिटी बचा कर रखना जरूरी है, मतलब अपना आइडेंटिटी का कहने का मतलब है कि खुद का खुद से प्रेम होना बहुत जरूरी है कि नहीं बात? बाकी दूसरा प्रेम करे, है कि नहीं बात? अपने से प्रेम होना चाहिए एकदम, सिर्फ और सिर्फ खुद से। तो आइडेंटिटी रिलेशन बेसिकली होता क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि मान लीजिए कोई सेट है, तो कोई सेट पर परिभाषित कोई संबंध आर है। ये आइडेंटिटी कब बनेगा? सुनिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट है, मेरे पास ए है और ए से ए पर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है। हम इधर इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे अपन, है ना, इसलिए हम डायग्राम इधर बनाते हैं। देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं आएगी फिर गड़बड़ है। तो हम, मेरा पर्पस यही रहेगा कि हम जो भी चीजें आपको समझाएं सटीक समझ में आए आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए था, है ना, कोई सेट ए है, ये ए है सेट, और ये भी सेट ए है, और ए से ए में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया इधर, और इस रिलेशन का नाम क्या दिया है? आर, है ना। सेट ए में कुछ एलिमेंट है जैसे ए, बी और सी, और सेट इधर भी क्या रहेगा? ए, बी और सी। तो आखिर में ए बी सी जो सेट ए में कुछ एलिमेंट है, तो ये तत्समक संबंध कब बनेगा? जो रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है, ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? तो आइडेंटिटी रिलेशन तब होता है जब सेट ए का प्रत्येक अवयव, है ना, खुद से और केवल खुद से रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बोल रहे हैं कि अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव खुद से और केवल खुद से, यहां पे केवल शब्द यूज कीजिएगा, कोई दूसरा से नहीं सेटिंग होना चाहिए, मतलब खुद का सेटिंग खुद से, कोई दूसरा से होने का नहीं है चांस। जैसे ए का सेटिंग सिर्फ और सिर्फ ए से और किसी से नहीं, बी का बी से और सी का सी से, बस। अगर इस प्रकार का रिलेशन कोई है उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं? किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला कोई संबंध तत्समक होगा, कब होगा? यदि यदि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से और केवल खुद से रिलेटेड हो, है ना। तो यहां पे अगर लिखे, चूंकि हम सेट ए के लिए बात किए हैं, तो यहां पे अगर डिफिनेशन लिखे, इसका डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आराम से देखिए, डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित होने वाला कोई संबंध, किसी समुच्चय किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, कोई संबंध आर क्या होगा? कौन संबंध? तत्समक संबंध होगा, तत्समक संबंध होगा, तत्समक संबंध होगा कब? होगा, है ना, या तत्समक संबंध कहलाता है, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। तत्समक संबंध कहलाता है यदि, एक मिनट रुक जाइए, देखिए अच्छा से लिखेंगे ना तो चीज समझ में आएगी। तत्समक संबंध कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव, है ना, खुद से, मतलब स्वयं से और केवल स्वयं से संबंधित हो, और केवल, है ना, और केवल स्वयं से संबंधित हो, और केवल स्वयं से संबंधित हो। क्लियर है चीजें? ये बात है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग, आप लोग, कि यहाँ पे कोई सेट ए है और सेट ए से ए पर एक रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है। और कैसे डिफाइंड किया गया है? कि सेट ए का प्रत्येक अवयव खुद से केवल रिलेटेड है और केवल खुद से। यहाँ पे एक सब यूज कीजिए, देखिए यहाँ पे
स्वयं से और केवल स्वयं से। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, और केवल किससे? स्वयं से। कोई भी दूसरा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बाबू। तो यहाँ पे देखिए खुद से और केवल खुद से सब रिलेटेड है, कोई दूसरा से सेटिंग है क्या? नहीं है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे कौन रिलेशन? उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध बोलेंगे। क्लियर है चीजें? मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और मस्त समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बात और समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अपन उठाते हैं, है ना, है ना, एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपन सीखने का प्रयास करते हैं, है ना, तब चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। हमको क्वेश्चन दिया कि यदि, एक सवाल उठाते हैं इसी से रिलेटेड, है ना, बढ़िया सवाल उठाते हैं। सवाल क्या है कि यदि a इक्वल टू क्या है? 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, है ना, है यदि a बराबर इतना है तथा, है ना, सेट ए पर एक संबंध, R, इधर लिखते हैं, है ना, ज्यादा नीचे हो जाएगा। सेट ए पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि, इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार से जी? कि जो R है, R इक्वल टू R कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ x, y, वो x, y है सच डेट मोड ऑफ x बराबर के करे y के, पहले वाला का मोड बाद वाला के बराबर होना चाहिए, है ना, जहां क्या होगा? x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए, ये दोनों किससे आ रहा है? सेट ए से। क्लियर है? तो जांच करके बताएं कि, क्या है ना, जांच करके बताएं कि संबंध R एक तत्समक संबंध है या नहीं। संबंध R एक तत्समक संबंध है या नहीं, हमको बताना है जांच करके। क्लियर है चीजें? सिंपल है, चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, हल करें इस क्वेश्चन का, है ना, तो सिंपल अगर बात करें, आराम से समझते चलिए। मेरे पास जो ए था, है ना, सेट ए जो दिया गया हमको 0 1 2 और 3, इसमें एलिमेंट इतना था। देखिए यहाँ पे हम 0 1 2 3, है ना, ए, है ना, और एक रिलेशन R इस प्रकार से डिफाइंड किया गया। R मतलब R जो रिलेशन है, R इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, मतलब ए पर एक संबंध परिभाषित किया गया। कैसे परिभाषित किया गया? R जो है ना, R में u x, y है। कौन x, y है भाई? R में u x, y से रिलेटेड है सच डेट। क्या सच डेट? जो x का जो मोड है y के बराबर है, मतलब पहले वाला का मोड y वाला के बराबर होना चाहिए। जहां क्या जी, x एंड y जो आएगा ना, x एंड y, x और y जो दोनों आएगा वो क्या आएगा? सेट ए से आएगा। चलिए सही है, बनाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। अगर सोल्व करें अपन तो ये है अपना सेट ए, तो ये भी ये होगा, जैसी बात है जी। भाई मोटा कैसे बन गया यार थोड़ा सा बनो, एक समान दिखो ना यार। चलिए कोई बात नहीं, ये है अपना सेट ए और ये भी है अपना सेट ए, और सेट ए से ए में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है R। सही है, विजुअल फॉर्म में करते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। इसमें जो एलिमेंट है सेट ए में, इसमें एलिमेंट क्या है? आपको 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इसमें भी एलिमेंट क्या है?
सेम एलिमेंट है जी, है ना, सेम एलिमेंट है, क्या है, 0 1 2 है और 3 है। अब क्या बोला कि इस सेट में u x y से रिलेटेड है ना। देखिए x और y दोनों a से आना है। पहले वाला सेट से आएगा, मतलब e भी a से आएगा, यहां से x आएगा और यहां से y आएगा, है ना। पहले वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से। क्लियर। अब दोनों तो सेट ए ही है तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या बोला कि वो एक्स वाई से रिलेटेड है, कौन एक्स वाई, तो जिसका मोड वाई के बराबर होना चाहिए। मतलब जो मॉडुलस ऑफ एक्स होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए क्या, वाई के। तो जैसे मान लीजिए इधर वाला एलिमेंट एक्स है, तो जैसे जीरो का अगर मोड निकालिएगा तो जीरो का मोड कितना होगा, तो जीरो का मोड जीरो होगा। तो जीरो का मोड जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो का मोड जीरो होने का मतलब ये है कि जो जीरो है वो रिलेटेड होगा जीरो से। वही तो बोला कि x का मोड, पहले वाला का मोड जेकर बराबर होगा वही आपस में रिलेटेड होगा। तो पहले वाला का मोड निकाले जीरो, तो जीरो का मोड जीरो होता है, तो जीरो किससे रिलेटेड होगा, जीरो से होगा। अच्छा जी। अच्छा, अगर वन का मोड निकाले तो भाई वन का भी मोड वन ही होता है, तो वन वन से रिलेटेड हो जाएगा। टू का मोड निकाले तो टू का मोड होता है टू, है ना, इससे रिलेटेड हो जाएगा। और अब थ्री का भी मोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हम इतना है कि वन का मोड जब वन है तो वन रिलेटेड होगा किससे, वन से होगा। टू का मोड टू है तो टू से रिलेटेड होगा, और थ्री का मोड थ्री है तो थ्री होगा थ्री से रिलेटेड। अब एक बात बताइए, क्या इसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव को रिलेटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें प्रत्येक अवयव रिलेटेड है और किसका से, भाई खुदे से तो है, जीरो जीरो से, वन वन से, टू टू से। इस रिलेशन का मतलब तो यही है। तो एक बात आप खुद बता दीजिए कि जो रिलेशन है आइडेंटिटी है कि नहीं है जी, खुद का खुद से सेटिंग है। तो यहाँ पे दिया गया संबंध क्या है, तो हम लिखेंगे कि अतः आर एक है ना, या अतः समुच ए पर परिभाषित संबंध आर, ऐसे लिख देते हैं, अतः समुच ए पर परिभाषित संबंध आर एक तत्समक संबंध है, एक तत्समक संबंध है ना। क्लियर है। एक बात और, एक टॉपिक बनता है यही से रिलेटेड, एक टॉपिक क्या बन जाता है, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले तत्समक संबंधों की संख्या। अगर आपको कोई भी सेट दे दिया जाए तो उस पर आप कितने प्रकार के, कितने तरह के तत्समक संबंध डिफाइन कर सकते हो, है ना, कितना तत्समक संबंध होगा। तो यहाँ पे एक प्यारा सा टॉपिक अगर बनाए हम यहीं पे, है ना, इतना में हो जाएगा काम मेरा। किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले, किसी समुच्चय पर परिभाषित किए जाने वाले तत्समक संबंधों की संख्या, एक मिनट, जाने वाले कौन संबंध, तत्समक संबंधों की संख्या, तत्समक संबंधों की संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट पर आप कितने प्रकार के तत्समक संबंध परिभाषित कर सकते हैं, तो तत्समक संबंध में होता क्या है बताइए। तत्समक संबंध में क्या होता है, खुद के साथ सेटिंग, मतलब सेट ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से रिलेटेड होगा, दूसरा से तो चांस ही नहीं है। तो बात बता, खुद से रिलेटेड अगर होगा तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटी, एक तो वही है भाई, और एक तो पॉसिबिलिटी है ना, कि जिसमें सबका सेटिंग केवल खुद से और केवल खुद से हो, दूसरा से तो होना नहीं चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी है, यानी कोई भी समुच्चय अगर आपको दे दिया जाए तो उस पर परिभाषित होने वाले तत्समक संबंध की संख्या कितना होता है, केवल एक। कितनी होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है भाई, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या याद रखिएगा, केवल एक।
केवल एक होता है। सिंपल बात याद रखना है। तो कोई भी सेट पर परिभाषित होने वाले तत्समक संबंध की संख्या कितना होता है भाई? तो केवल एक होता है। क्लियर है जी चीजें? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड जो है स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध है? स्वतुल्य, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रोसीड करने से पहले इस लेक्चर को आज यहीं रोकेंगे, क्योंकि जो है ना टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। आज तो हम लोग केवल क्या समझे? तत्समक संबंध को समझे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें एकदम समझ आए। देखिए थोड़ा सा चीज स्लो है, स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन आपको चीजें एकदम बेहतरीन समझाएंगे हम। आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? तो आज हम इस वीडियो को यही रोकेंगे, है ना। आप प्लीज बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, और अगर वाकई में कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि चैनल का सपोर्ट हो और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।